नमस्कार दोस्तों, मैं गुनाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 18वां वीडियो है और आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, जिसका समय काल मिड 1914 से लेकर 1918 के बीच में होता है। तो हम लोग जो युद्ध पढ़ेंगे विश्व युद्ध के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि विश्व के लगभग उस समय जितने बड़े देश थे इस युद्ध में शामिल हुए थे, जिसका केंद्र यूरोप रहा है। हालांकि इससे पहले भी युद्ध हुए थे, दो चार देश छिटपुट मिलकर युद्ध कर लेते थे और संधि करके समाप्त कर लेते थे। लेकिन इससे पहले भी हम लोग देखेंगे कि जो सिकंदर थे और इंडिविजुअली रूप से अलग अलग देशों को जीतते गए और विश्व विजेता का गौरव हासिल किया, उपाधि हासिल की। किंतु यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध है इसमें दुनिया के सबसे बड़े देश इसमें शामिल हुए, जिसके अंदर बहुत सारे उपनिवेश लिए हुए थे। आज से तुलना करें तो आज की तुलना में लगभग जो हमारे देश पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं, लेकिन आज वहाँ उस समय हम चर्चा करेंगे 28 से 30 देश ही शामिल थे। ये 2830 देश लगभग जो इसमें शामिल थे, इनका आकार बहुत बड़ा था और अपने अंदर बहुत सारे उपनिवेश को समेटे हुए थे। जैसे ब्रिटेन के अंदर आज का जो बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा सब कुछ शामिल किए हुए था। तो इस तरह से तुलना करेंगे तो पूरा विश्व इसमें इस युद्ध में शामिल होता है, लेकिन कुछ महादेशों को छोड़कर, जिसके अंतर्गत आपको दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट और अफ्रीका नहीं दिखाई देगा। बाकी विश्व की लगभग सभी देश इसमें शामिल होते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, थोड़ा डिटेल से अध्ययन करते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, जिसका समय काल 1914 से लेकर 1918 के बीच में रहता है, दुनिया का ऐसा है जिसे पूरी दुनिया के द्वारा लड़ा गया। लगभग 28 से 30 देश सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी निभाई। ये बड़ा आकार था। उस समय जो भी देश थे 28 से 30 देश, आज की तुलना में उनकी साइज उस समय बहुत बड़ा था। उनके अंदर उपनिवेश भी शामिल थे। इस 28 से 30 देशों में और अन्य उपनिवेश भी शामिल थे, जैसे कि यूके के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा शामिल थे। लेकिन ये जो युद्ध का जो केंद्र होता है यूरोप होता है, तथा यूएसए और जापान, यूएसए उत्तरी अमेरिकी महादेश से तथा एशिया से एक स्वतंत्र रूप से जापान इस युद्ध में शामिल होता है। देखते हैं कि हम लोग जापान का औद्योगिकरण होने लगता है और 1905 के दौरान वो चाइना और रूस पर हमला करके उस पर विजेता भी हासिल होता है। तो स्वतंत्र रूप से एशिया के रूप में एशिया से जापान शामिल होता है तथा उत्तरी अमेरिकी देश से यूएसए शामिल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इसमें शामिल नहीं होता है। यह युद्ध मुख्यतः यूरोप की धरती पर लड़ा गया और कुछ हिस्सा पर बात करें तो उत्तरी अफ्रीका जो मेडिटेरियन भूमध्य सागर से सटा हुआ तथा टर्की जो पश्चिम में से, ये भी भूमध्य सागर से सटा हुआ, इस पार्ट में यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध को हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे, जिसमें पहला देखेंगे कि इस युद्ध के कारण क्या था, इस युद्ध की कहानी समझेंगे, स्टोरी की तरह इस युद्ध को समझेंगे तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस युद्ध का प्रभाव क्या होता है इसको भी समझेंगे। इसके अलावा इसके भाग 2 में हम देखेंगे वर्साई के संधि को देखेंगे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप वर्साई की संधि आती है और यही वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छुपे हुए थे, उसको भी समझेंगे। इस युद्ध में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष का नाम है धुरी राष्ट्र, दूसरे पक्ष का नाम है मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बुल्गारिया शामिल होते हैं, जबकि मित्र राष्ट्र में रूस, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए और जापान शामिल होते हैं। आइए थोड़ा सा इस युद्ध के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध की हम लोग मिड में प्रवेश करेंगे, कहानी में प्रवेश करेंगे, युद्ध जब हो रहा तो उस समय 2-3 टर्मों का 2-3 टर्म आपके सामने आएंगे। उस टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि बाल्टिक राष्ट्र आएंगे, ये यूरोप के पार्ट है, जिसमें इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल है, जो वर्तमान में बात करें तो रसिया के बॉर्डर से आज लगा हुआ है। किंतु वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय रसिया के ये भाग थे, जो बाल्टिक देश थे वो रसिया के भाग थे। उसके बाद बाल्कन स्टेट का नाम आएगा। बाल्कन स्टेट बुल्गारिया से लेकर काला सागर तक फैला हुआ था, जिसे बाल्कन पर्वत का नाम है, बाल्कन पर्वत वाला में। इसमें ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया में जहाँ के सिकंदर के फादर थे, बुल्गारिया, रोमानिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, ये रूस के आसपास फैले हुए हैं और साउथ यूरोप के ईस्ट भाग में हैं। ठीक है, तो ये जब ये आएंगे बाल्टिक राष्ट्र, बाल्कन राष्ट्र, तो आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। ऐसे थोड़ी होती है कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, उसका एक कुछ तात्कालिक कारण होता है और उससे पहले जो स्थितियाँ बनती रहती है वो तत्कालिक कारण कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करती है। तो ये सारी जो घटनाएँ हैं पहले से तैयार हो रही थी, पहले से यूरोप में तैयार
रही थी, यानी कि उस समय पूरे के पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना चरम पर थी, साम्राज्यवाद फैल रहा था, यूरोप में सैन्यकरण की अवधारणा आ गई थी और संधियाँ थी जो परस्पर एक दूसरे की विरोधी थी। इसको बारी बारी से आराम आराम से पढ़ेंगे। ये स्थितियाँ बन रही थी, यानी कि एक बार क्या हुआ कि जब क्या हो जाती है तो पूरे के पूरे ऐसा मानेंगे कि पूरे के पूरे ढेर में लकड़ियों के ढेर तैयार हो गए थे, पूरे के पूरे यूरोप में लकड़ियों को ढेर तैयार हो गए थे, माने कि राजकुमार की हत्या से पहले, जिसे थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार ने उस समय चिंगारी का काम किया और पूरे के पूरे विश्व में और यूरोप में विश्व युद्ध के होने लगा। मतलब कि धीरे धीरे ये घटना घटी है कि जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने बदला लेने के लिए सर्बिया पे हमला किया, बाद में लोग जुड़ते चले गए, कारवा बढ़ता चला गया। बीच बीच में ऐसी घटनाएँ घटती चली गई कि नए नए राष्ट्र इस युद्ध में शामिल होते गए और विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद की क्या स्थिति, साम्राज्यवाद क्या था, सैन्यकरण क्या था और संधियाँ क्या थी, जो एक यूरोप को लकड़ियों के ढेर पे तैयार कर रहा था और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, उसमें चिंगारी का काम किया और पूरा विश्व धधक उठा। उसको समझते हैं। अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था वो किस कारण से राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद ने इटली और जर्मनी का एकीकरण किया। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी राष्ट्रवादी उभार हो रहा था यूरोप में, उसके परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिससे ये बड़ी एवं शक्तिशाली राष्ट्र बन गए। यूरोप में अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना सांस लेने लगी थी। इस कारण वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे थे। ये सभी के सभी राष्ट्र जो स्वतंत्र होना चाहिए युद्ध के लिए उतावले थे, ललायत थे। कोई भी संस्था इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं बनी हुई थी। इस कारण युद्ध रोकना संभव नहीं हो पाया। उसके बाद देखें कि साम्राज्यवाद, जिसे इम्पेरियलिज्म कहते हैं, वाणिज्यवाद फैल रहा था। हमने पहले पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व वाणिज्यवाद हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने वाणिज्यवाद को और मजबूत बना दिया। ये औद्योगिक पूंजीवाद के रूप में बदल गया। कच्चे माल के लिए बाजार के लिए और नए नए देशों की ज़रूरत पड़ी। कच्चे माल के लिए किसी दूसरे देश की ज़रूरत पड़ेगी, बाजार की ज़रूरत पड़ेगी और वो उस बने बनाए सामान को फिर से वहीं पर पहुंचाने के लिए एक बाजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी साम्राज्यवाद का विस्तार होने लगा। देशों में अपने अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर तीव्र हो गई, भावनाएं उसकी तीव्र हो गई। अपने अपने देश में साम्राज्यवाद के विस्तार को लेकर होड़ मच गया। इसकी वजह से उपनिवेश फैले। यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद के कारण भयानक किस्म की जटिलताएं पैदा हुई और युद्ध का कारण बना। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के चक्कर में संधियाँ और प्रतिसंधियाँ कर ली थी कि किसी संधि में एक देश के प्रति समर्थन में था तो दूसरी संधि में उसी देश के प्रति विरोध में खड़ा था। संधियों के कारण एक किस्म की गुटबंदी बन चुकी थी। इस गुटबंदी का मुख्य कारण साम्राज्यवाद था। इसे तीसरा कारण मान लेते हैं संधियाँ। ठीक है, जो ये संधियाँ थी उलझाने वाली संधियाँ थी। ठीक है, 3 कारण हो गए। चौथे कारण को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे सैन्यकरण भी जिम्मेदार था। पूरा का पूरा यूरोप सैन्यकरण में मिलिट्रलाइजेशन को लेकर तत्पर हो गया, उत्सुक हो गया। सैन्यकरण राष्ट्रवाद की भावना के साथ सेना को मजबूत करना होता है। हर देश अपनी सेना को तैयार कर रहा है जिसमें प्रशिक्षण और अभ्यास शामिल है। इस वातावरण एवं एक दूसरे के प्रति संदेह तथा भय डर पैदा हो गया। इस वातावरण में एक दूसरे के प्रति संदेह एवं डर पैदा हो गया। इसकी वजह से प्रशासन नीतियों पर सैनिकों का अधिकार हो गया। नीति निर्धारण का काम धीरे धीरे सिविलियन से निकल सैनिकों के हाथ में चला गया और सेना जो थी युद्ध की भाषा जानती है और इसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हमारे सामने दिखाई देता है। अब देखिए, इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध में शक्तिशाली राष्ट्रों में से थे यूएसए थे, जो 1900 AD तक शक्तिशाली हो चुका था और लेकिन ये युद्ध में बाद में शामिल होता है। उसके बाद यूके और फ्रांस इकोनॉमी रूप से मजबूत राष्ट्र होते हैं तथा जापान भी 1900 AD तक आते आते बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, ये भी बाद में शामिल होता है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारणों को देखें तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड जो राजा बनने वाले थे, सेराजोआ गए थे, यहीं पर इनकी हत्या हो गई।
स्लाव जाति के लोग, अब इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। स्लाव जाति के लोग यूरोप के मध्य में रहते हैं, मिड यूरोप में रहते हैं। रूस में रहने वाले लोग इसी स्लाव जाति के हैं, तो स्वभावतः इसका लगाव यूरोप के मध्य भाग के लोगों से हो जाएगा। रूस का स्वभावतः लगाव यूरोप के मध्य भाग से लोगों के साथ हो जाएगा। रूस अपने को स्लाव वंश का संरक्षक मानता था, जैसे कि बिस्मार्क जर्मन जाति का संरक्षक अपने को मानता था। कुछ घटनाओं के कारण नए राज्य के रूप में बुल्गारिया एंड सर्बिया अस्तित्व में आए। तुर्की से आज़ाद होकर यहाँ भी स्लाव जाति के लोग रहते थे। जहाँ स्लाव जाति के लोग रहते थे वहाँ के कुछ भाग ऑस्ट्रिया के पास था। यहाँ के स्लाव जाति के लोग सर्बिया में मिलना चाहते थे। ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था, क्योंकि स्लाव एक हो जाते हैं तो सर्बिया शक्तिशाली हो जाएगा। ऑस्ट्रिया इनके एकीकरण को रोकना चाहता था। इस एकीकरण को रोकने के उपाय के रूप में सर्बिया को खत्म कर दिया जाए, ये उपाय सोचा। यदि सर्बिया को खत्म कर दिया जाए तो रसिया चुप नहीं बैठेगा, किंतु ऑस्ट्रिया अगर सर्बिया को ख़त्म करे तो जर्मनी इसका साथ देगा। तो देखिए कैसे गुट बनना शुरू हो गया। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार स्लाव जाति के प्रांत में निकले। सराजेवो, एक आतंकवादी ने राजकुमार एवं राजकुमारी को हत्या कर दिया, यानी कि मार दिया। इस हमले की जानकारी सरकार को थी। इसके प्रतिक्रिया में मतलब वहाँ के सर्बिया के सरकार को जानकारी थी। इसके प्रतिक्रिया में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर कुछ शर्तें ला दी और 48 घंटे में पूरी करने को कहा। 23 जुलाई 1914 से लेकर 25 जुलाई 1914 के बीच में उन्होंने कहा कि आप इस शर्तों को पूरा करें, अगर शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे। सर्बिया का अगर ये शर्त ऐसे थे कि सर्बिया की संप्रभुता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। परिणामतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया युद्ध की घोषणा की और 29 जुलाई 1914 को सर्बिया में जो बेलग्रेड है वहाँ पर हमला कर दिया। अब देखते हैं कैसे कैसे ये युद्ध आगे बढ़ता है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर जब हमला किया तो सर्बिया की मदद के लिए स्वभावतः रूस आएगा ही आएगा, और रूस आया। तो ग्रुप ए में तुम्हें आपको सर्बिया और रूस दिखाई देंगे। इसके बाद देखेंगे फ्रांस, इटली, यूके और यूएसए होते हैं, कैसे कैसे शामिल होते हैं, यहाँ नज़र दौड़ाते हैं। ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी आया ग्रुप बी में, और तुर्की भी साथ में आया। रूस शामिल होने से संधि के आधार पर फ्रांस भी आगे आ गया। रूस सर्बिया की मदद के लिए आया और युद्ध में शामिल हुआ, तो फ्रांस भी रूस की मदद करने के लिए आया। फ्रांस के साथ इटली भी संधि की थी, ये भी साथ आ गया फ्रांस के। और यूके का फ्रांस और जर्मनी दोनों के साथ ये संधि थी, किंतु यूके ने फ्रांस के साथ आने की शुरुआत स्वीकार किया, जर्मनी का साथ छोड़ दिया। अभी देखते हैं कैसे कैसे साथ छोड़ रहा है। ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ और तुर्की भी साथ आया। एक घटना होती है बेल्जियम संधियों में समझौता किया गया था कि इस पर कोई हमला नहीं करेगा। अगर किसी ने हमला किया तो बेल्जियम को बचाने के लिए बाकी देश इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जर्मनी को फ्रांस पर अटैक करना था, इसके लिए बेल्जियम से होकर जाना होगा। इस संधि की उपेक्षा कर जर्मनी ने बेल्जियम से रास्ता निकाला, यानी कि बेल्जियम के रास्ते हमला करते हुए जाना था। इस वजह से यूके ने भी संधि का उल्लंघन माना और जर्मनी के खिलाफ ग्रुप ए में शामिल हो गया। तो देखिए यूके जर्मनी के विरोध में कैसे खड़ा होता है। फिर उसके बाद इंग्लैंड और जापान के बीच समझौता था। इस तरह ग्रुप ए में जापान भी शामिल हो गया। ठीक है, जापान भी यहाँ शामिल हुआ। इसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध विश्वव्यापी होने लगा, लेकिन यूएसए अभी तक युद्ध में शामिल नहीं था। यूएसए 1917 में शामिल होता है। 1917 की घटना है कि रूस में क्रांति हुई। इस वजह से क्या हुआ कि रूस युद्ध से बाहर हो गया। यूके ने चारों तरफ से जर्मनी को जहाज से घेर रखा था ताकि कोई भी जहाज जर्मनी तक न पहुँचे। इसके कार्रवाई में जर्मनी अपने पनडुब्बियों से यूके के जहाज को डुबोना शुरू किया। इसी क्रम में यूएसए का जो जहाज था यूके में सामान लेकर जाता था, और यूके में सामान लेकर जाता था तो जर्मनी ने यूएसए के जहाज को भी डुबोना शुरू कर दिया। और इस तरह से यूएसए गुस्सा होकर ग्रुप ए में और वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम भाग। आगे देखते हैं सेकंड भाग क्या है।